दोस्तों नमस्कार। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का जन्मदिन है। 75वां जन्मदिन यानी 75 बरस पूरे हो गए। अमृतकाल एक लिहाज से वानप्रस्थ की परिस्थितियां या रिटायरमेंट का वक्त, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6 दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो संघ के प्रचारक भी रहे हैं, जैसे संघ के प्रचारक के तौर पर मोहन भागवत जी ने भी काम किया, तो 6 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी 75 बरस के हो जाएंगे। 17 सितंबर 2025 वह भी रिटायर होंगे नहीं, वानप्रस्थ शुरू होगा नहीं। अमृतकाल का महत्व इस दौर में सत्ता और ताकत को संभालना है, लेकिन एक अजीबोगरीब परिस्थितियां इस दौर में बड़ी तेजी से घटित हो रही है। पहली बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के जन्मदिन के मौके पर एक लेख लिखा। वह लेख देश के तमाम समाचार पत्रों में छपा, अंग्रेजी में छपा, हिंदी में छपा, क्षेत्रीय भाषाओं में छपा, यानी कोई अखबार अछूता रहा नहीं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के उद्गार जो मोहन भागवत जी के बारे में हैं वो हर किसी को ना पता चला हो। सब कुछ पता चल गया प्रधानमंत्री मोदी ने सरसंघ चालक का जन्मदिन किस रूप में याद करके मनाया। सामान्य तौर पर जो आर्टिकल है वो एक संदेश भी देता है कि जीवन पर्यंत आपने सेवा की, अब 75 बरस हो गए। तो दूसरी तरफ क्या इंतजार आप इस बात का कर रहे हैं कि 17 सितंबर को सरसंघ चालक मोहन भागवत वह भी कोई आर्टिकल प्रचारक रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर यह कहेंगे आपने बहुत सेवा की और अब आप 75 बरस के हो गए? ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस दौर में पहली बार एक प्रचारक प्रधानमंत्री है, एक प्रचारक सरसंघ चालक है, एक प्रचारक दूसरे प्रचारक के बारे में खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र जिस रवानगी के साथ कर रहा है उसमें अपने दौर की महत्ता को भी वो बतला रहे हैं। और समझना यह भी होगा, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सरसंघ चालक के बारे में इस तरीके से लिखा सार्वजनिक तौर पर। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, वह भी प्रचारक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा था। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र जिस रवानगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ऐसा इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी वक्त 11 बरस लग गए कि लाल किले के प्राचीर से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करें, खुलकर करें, तन मन धन से करें। तो सार्वजनिक तौर पर आर्टिकल लिख दिया, लाल किले के प्राचीर से जिक्र कर दिया, संसद के भीतर और बाहर कई मौकों पर खुले तौर पर जिक्र किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरसंघ चालक का। यहां तक कि जो अब उपराष्ट्रपति नहीं है, जिनको तबीयत खराब होने की वजह से पद छोड़ना पड़ गया, वजह कुछ भी हो, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला राज्यसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर यह कहा था कि वो संघ से जुड़े रहे और कमाल का सेवा संघ करता है और बीते 2 दशकों पहले उनका जुड़ाव हुआ था। बड़ा अनुशासनबद्ध और एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ा संगठन है, सब कुछ जिक्र उन्होंने किया था। बावजूद इसके वह अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अचानक पटरी बदल ली थी, जो जानकारी सत्ता के लाल दीवारों के भीतर से ही निकल कर आई। विज्ञान भवन दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिन तक सम्मेलन चला। सामान्य तौर पर सरकारी सम्मेलन ही होता है, लेकिन पहली बार मौका था, विज्ञान भवन था और 3 दिनों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को दिशा निर्देश कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रचारक से सरसंघ चालक बने मोहन भागवत जी ने दिया। सबने सुना, बाहर निकलकर प्रतिक्रिया दी, खूब वाहवाही की। विचार धारण किए या नहीं, यह सवाल थोड़ी देर के लिए आप अलग रख दीजिए, क्योंकि इस दौर में विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो शायद कर्म है।
जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद पर बैठे रहने की परिस्थितियों का ही ताना बाना असल कर्म है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को दिया है, और संघ भी इससे वाकिफ है। ध्यान दीजिए तो यह वो काल है जिसमें प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर गए, संघ के मुख्यालय में गए। पहली बार राष्ट्रपति भवन में भी इसी दौर में सरसंघचालक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यानी पहली बार हर कुछ इस दौर में जिस तर्ज पर हुआ उसने दिल्ली में संघ के हेडक्वार्टर का भी कायाकल्प कर दिया। अनूठी सेवा अनूठी परिस्थितियों के बीच यह निकटता दूरी का एहसास कराती है या दूरी कम करने के लिए एक पुल का काम करने की दिशा में कदम उठाती है? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है, लेकिन इन सवालों के बीच में एक और नहीं कई सवाल हैं। पहला सवाल कुछ अतीत के पन्नों के साथ पहले खोल लीजिए। आज जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस को कहा था अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, वो चौथा फेज चल रहा था। जब छठा फेज चल रहा था, बहुत कम लोग जानते हैं, नागपुर में जो सबसे कद्दावर नेता हैं उनके घर पर सरसंघचालक पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। यह जिक्र हम आपसे 2024 के चुनाव के बीच का कर रहे हैं। उस दौर की परिस्थितियां और मौजूदा वक्त की स्थितियों के बीच फिर से आप खड़े हो जाइए, क्योंकि इस दौर में यह बात निकल कर आई बीते एक बरस से कि सितंबर तक अल्टीमेटम है, पद छोड़ दीजिए, वानप्रस्थ, रिटायरमेंट। लेकिन एक झटके में विज्ञान भवन में बदल क्यों गए सरसंघचालक? क्योंकि यह भी बातचीत का एक संवाद का हिस्सा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरसंघचालक से कहा था आप जो सोच रहे हैं भविष्य की लकीर को खींचने के लिए, उसमें मौजूदा लकीर पर कम से कम हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए कि इस देश में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री कोई रहा तो संघ का प्रचारक रहा। नेहरू जितने वक्त तक प्रधानमंत्री लगातार 1952 के बाद से रहे, उसको अगर जोड़िएगा तो वह भी 11 बरस चंद महीने जो निकल कर आते हैं, वो महीने और 11 बरस सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरे हो जाएंगे। यानी चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबे वक्त तक नरेंद्र मोदी होंगे। संघ के प्रचारक रहे हैं तो सामान्य तौर पर तो सितंबर में यह कुर्सी खाली हो जानी चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति के बीच एक दूसरी परिस्थिति भी उभर कर आई कि आखिर संघ बीजेपी को अपना ही एक पॉलिटिकल अंश मानता है, राजनीतिक शुद्धिकरण की दिशा में वह उसे ले जाता है। तो बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर संघ ने अक्सर कहा कि अब ऐसी परिस्थिति इस देश में आ गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना जिसकी एक स्वतंत्र छवि हो, जिसकी एक पहचान हो, एक समझ हो, एक विजन हो और उसका एक अपना कद भी हो, वो व्यक्ति कौन हो सकता है? एक नाम जिसे कम से कम प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह तो कतई पसंद नहीं करेंगे। 36 का आंकड़ा, आमने सामने का टकराव, वो नाम संजय जोशी का है। लेकिन संजय जोशी संगठन को मथने में माहिर हैं। जिस लिहाज से कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, उनके घर जाते हैं, बैठते हैं, विवाह हो, उत्सव हो, कोई निराशा की चीज हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें व्यक्ति निराश हो, तमाम जगहों पर उनका जुड़ाव अक्सर नजर आता है और वो संगठन को मथते रहते हैं। और ये कार्यक्रम उन्होंने गुजरात में जबरदस्त तरीके से किया था और संयोग ऐसा उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से ही वो टकरा गए और फिर जो कुछ हुआ वह एक अतीत का पन्ना है। लेकिन मौजूदा वक्त में संघ की पहली पसंद या पहली जायज पसंद संजय जोशी ही है। दूसरी तरफ लगातार गुजरात के ही प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद चलाते थे, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो साथी करीबी दोस्त थे, कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब से, उनसे भी संवाद लगातार सरसंघचालक का, स्वयंसेवकों का
लगातार संवाद के बीच किस तरीके से चीजों को मथा जाए, इस दौर में जो भी कमजोरी हुई, जिस तरीके से बीजेपी बिना मोदी शाह के है ही नहीं कुछ, जिस तरीके से सत्ता नहीं तो संघ का कोई मतलब नहीं, ये तमाम विचार फैलते चले गए। तो इसको दोबारा से कैसे आगे रखा जाए। तीसरी परिस्थिति, 100 साल पूरे होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और अपने लेख में जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने लेख लिखा है, उसका अंत इसी बात से किया भी है कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का दिन है, संघ के 100 बरस पूरे होंगे। इसी दिन गांधी जयंती है, इसी दिन शास्त्री जी की जयंती है, इसी दिन संघ के 100 बरस, इसी दिन विजयादशमी, इसी दिन नागपुर में शस्त्र पूजा होती है, इसी दिन बड़ा भाषण सरसंघचालक का नागपुर में होता है। और अपने लेख में लगातार सेवा का जिक्र किया गया है, लेकिन सेवा से हटकर कम से कम सेवा का जिक्र लेख में हुआ है। सार्वजनिक तौर पर संघ और सरकार एक है तो ऐलान तो हो जाना चाहिए था कि अब सेवा का पखवाड़ा असल में मोहन भागवत जी के जन्मदिन से ही मनेगा, लेकिन नहीं। 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होगा, जब वो 75 बरस के होंगे, जब वो वानप्रस्थ या रिटायरमेंट से दूर होंगे, उस दिशा में जाएंगे ही नहीं, तो सेवा पखवाड़ा होगा। और इसका खुले तौर पर बीजेपी के नेता ने आज सामने आकर जिक्र भी किया। भूपेंद्र यादव, जो कि खुद सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से, दिल्ली की तरफ से 2 नाम अक्सर गूंजते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष आप इन्हें बना दीजिए। उसमें एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और दूसरे भूपेंद्र यादव जी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सहमति दोनों के बीच बनती है, उसमें एक शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। और उसमें कहा जाता है संघ के सोनी जी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के करीब हैं और प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने के लिए संघ के भीतर जो मशक्कत उन्होंने की, वह भी पसंद करते हैं शिवराज सिंह चौहान को। वह खुद भी तो मध्य प्रदेश से आते हैं। लेकिन इन सब से हटकर संजय जोशी को आगे रखना, चेहरे के तौर पर प्रवीण तोगड़िया से संवाद बनाना और हिंदुत्व की परिस्थितियों को 100 बरस में संघ ने जो कल्पना की थी कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, वो तो हो नहीं पाया। संविधान भी इजाजत नहीं देता है और इस देश की परिस्थितियां भी संघ उस रूप में नहीं बना पाया। उल्टे गद्दी और सत्ता पास में रहे, इसकी मशक्कत करते हुए एक प्रचारक लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दिया, जिसमें संघ की विचारधारा से भी टकराया गया, हिंदुत्व की विचारधारा को दरकिनार कर सत्ता की विचारधारा को सर्वोपरि भी बताया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच कहा जाता है कि 2024 में जो मीटिंग नागपुर में हुई थी, उसमें यह सवाल भी उठ गया था कि गेरुआ वस्त्र पहने अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री होगा तो दुनिया भर में मैसेज तो चला ही जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सोच क्या है। वो नाम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन परिस्थितियां इस दौर में ऐसी बदलती चली गई कि दिल्ली, और वह भी गृह मंत्रालय, उसकी पैनी नजर 2 लोगों पर देश पर रही। संयोग से दोनों मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, दूसरे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। बड़ी पैनी नजर की उनकी हरकत, उनकी पहल, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी सामाजिक स्थितियां, संघ के साथ उठना बैठना, मीटिंगों का दौर कैसे क्या चलता है, सब पे बड़ी पैनी नजर इस दौर में गृह मंत्रालय की जरूर रही। तो इन पन्नों को एक क्षण के लिए फिर पलटिए और आ जाइए इस पे कि जब सेवा भाव प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं सरसंघचालक को लेकर, और सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा 17 तारीख से 2 तारीख तक। 2 तारीख को 100 बरस पूरे, 2 तारीख को गांधी जयंती, 2 तारीख को शास्त्री जी की जयंती, 2 तारीख को शस्त्र पूजा, 2 तारीख को संघ का जन्मदिन। ये तमाम परिस्थितियों के बीच पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा, जिसका जिक्र भूपेंद्र यादव जी ने कुछ इस तरीके से किया। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे
मौलिक विषयों को सबके सामने प्रस्थापित किया है। भूपेंद्र जी जब इस बात का जिक्र कर रहे थे तो बनारस की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही थी, रोड शो चल रहा था। उन दृश्यों को हम दिखाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले जरा इन परिस्थितियों को थोड़ा और घोंट लीजिए। जब कोई लाइन खड़ी हो जाती है आपको रोकने के लिए, तो आप उस लाइन को मिटाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। कम से कम मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता का पाठ तो यही है। आप एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो लकीर दूसरी खुद छोटी हो जाएगी, या फिर वह उस बड़ी लकीर से पूछेगी कि आपकी मंशा क्या है। तो जिक्र तो हो रहा है कि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी नेहरू के कार्यकाल की रिकॉर्ड को टाप जाएंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे, और वादा भी है कि उसके बाद पद छोड़ देंगे। लेकिन फिर पद छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो मुश्किल शब्द है वो इतना खतरनाक है इस दौर में, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो जमीन पर हो रहा है, उसमें पद छोड़ना असंभव सी परिस्थिति है। छोड़ने के बाद तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। और फिर यह मैसेज बड़ी लाइन के तौर पर खींचा ही जा चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत में पहचान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी छवि ऐसी कि ट्रंप भी दोस्त बताना ही पड़ता है। इजराइल सबसे बेहतरीन नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को देखता है। यूरोपीय यूनियन भी एफटीए करने को तैयार है, ब्रिटेन के साथ हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो जापान हो, वो ईरान हो, वो मिडिल ईस्ट हो, तमाम देशों के साथ इस दौर में किसी ने संबंध बनाए तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाए। इस दौर में दुनिया भर में किसी कॉरपोरेट की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिली तो प्रधानमंत्री मोदी के काल में उनके अपने दोस्तों को मिली। जो इकोनॉमी के मापदंड थे वो प्रति व्यक्ति आय से हटकर कॉरपोरेट की पूंजी को समेटे हुए उनके नेटवर्थ को जोड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए, तो तीसरी भी हो जाएंगे। पैसा ही तो चाहिए। उस पैसा को 1% वाला कमाए खाए या फिर 99% गरीब रह जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में तो बढ़ चुका है। 2047 में हम विकसित भी हो जाएंगे, ये राग भी लगातार गाया जा रहा है। तो इन सब के बीच जो भागवत राग लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से, संसद के भीतर बाहर और अब आर्टिकल लिखकर जो जतलाया और बतलाया है, तो क्या वाकई अंदरूनी तौर पर मुश्किल हालात है कि संघ के पास क्या बचा 100 बरस में? वह कुछ भी तो नहीं दे पाया। तो क्या इस 100 बरस के भीतर कोई गेरुआधारी प्रधानमंत्री बन सकता है? इस दौर के भीतर क्या वाकई विचारधारा की लड़ाई जो सत्ता में सिमट गई थी वो एक झटके में निकलकर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को दोबारा से जमीन पर उतार सकती है? यह सवाल है। लेकिन इन सवालों का जवाब कोई पॉलिटिशियन दे तो अलग मसला, लेकिन अगर वो पॉलिटिशियन प्रचारक होगा तो कैसे जवाब देगा? ये आज बनारस की सड़कों पर खुलकर नजर आया। और यह नजारा वाकई इस दौर में जहां पर सरसंचालक को होना चाहिए, क्योंकि बनारस तो मुक्ति भाव में भी जीता है, वहां पर सत्ता के साथ खड़े प्रधानमंत्री मोदी, नजारा देखिए। यानी एक झटके में सितंबर का महीना, प्रधानमंत्री का 75 बरस पूरा करना, नए चेहरे का आगमन, ये सबसे हटकर एक दूसरी लकीर खड़ी हो गई कि दरअसल बीजेपी का अध्यक्ष होगा कौन? पहले आप उसे तो बना दीजिए, उसके बाद सरकार देखिएगा। यानी ध्यान एक झटके में वहां से निकलकर अध्यक्ष पद पर आकर टिक गया। दोनों क्या आखिरी लड़ाई की दिशा में अपने अपने दांव को चल रहे हैं, या फिर संघ ने यह मान लिया कि दरअसल दिल्ली की जोड़ी डिगेगी नहीं और वैचारिक तौर पर संघ भी हटेगा नहीं अपनी लकीर से?
तो यह क्या एक टकराव की परिस्थिति है जिसमें कोई सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर अभयदान दिया जाए प्रधानमंत्री को और अध्यक्ष संघ का बनकर खड़ा हो जाए? क्योंकि संघ का अध्यक्ष भी जब बनेगा तो उसे भी मशक्कत करनी पड़ेगी, कम से कम एक लंबा वक्त तो लगेगा। तब तक बिहार चुनाव हो चुके होंगे, बंगाल के चुनाव हो चुके होंगे, असम के चुनाव हो चुके होंगे, तमिलनाडु के चुनाव हो चुके होंगे, केरल के चुनाव हो चुके होंगे, उत्तर प्रदेश दरवाजे पर होगा। 1 साल का वक्त नए अध्यक्ष को तो देंगे सब कुछ ठीक करने को लेकर, तो कम से कम उसी पर सहमति हो जाए तो क्या 17 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री के 75 बरस वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष के लिए है? तो क्या नड्डा का पर्दा गिर जाएगा और एक नए पर्दे के पीछे से कोई नया शख्स निकल कर आएगा जो संघ की मान्यता के साथ खड़ा हो? क्या यह स्थिति होगी? क्योंकि इस दौर में सब कुछ ठीक तो नहीं है, और जब सब कुछ ठीक नहीं है, खास तौर से उस दायरे में जिस दायरे ने प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े होकर गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम ही नहीं किया, सीढ़ी भी बना, जमीन भी मजबूत की, मंच भी बनाया, प्रचार भी किया और वैचारिक तौर पर अपने विचार के साथ जोड़कर लड़ाई भी लड़ी। उसी विचार की पूर्णाहुति इस दौर में संघ को लेकर अलग रास्ते, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक दूसरे रास्ते क्यों निकल पड़ी? संघ के प्रचारक संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन लेख पढ़ते वक्त हो सकता है आपको इस बात का थोड़ा सा और एहसास हो, क्योंकि लेख में एक लाइन लिखी गई कि 100 साल की संघ की यात्रा में भागवत का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन कालखंड माना जाएगा। यानी मोहन भागवत जी का कार्यकाल 100 बरस की यात्रा में, वो हेडगेवार हो, गुरु गोलवलकर हो, देवरस हो, कोई नाम आप याद ले लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। भागवत जी का कार्यकाल कालखंड जो है सबसे व्यापक परिवर्तनकारी है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, अच्छा अगली लाइन प्रधानमंत्री जी ने क्या लिखी? संघ के प्रचारक ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ के उस प्रचारक का जो सरसंघचालक बन चुका है, क्या लिखा? उन्होंने लिखा, चाहे वह गणवेश परिवर्तन था, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव था, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के निर्देशन उन्हीं के निर्देशन में संपन्न हुए। गणवेश कहते हैं जो यूनिफॉर्म होती है, हाफ पैंट से फुल पैंट में ले आए, यह भागवत जी की उपलब्धि है, इसको बताया जा रहा है। जो शिक्षा वर्गों में बदलाव है उसको लेकर जिक्र हो रहा है, यानी स्वदेशी गायब, आदिवासी गायब, किसान गायब, मजदूर गायब, हिंदुत्व गायब। इस दौर में संघ के 100 बरस की यात्रा को किसी भी स्वयंसेवक से अगर डिस्कशन कीजिएगा तो वो गणवेश और शिक्षा का जिक्र तो नहीं करेगा, जो कि शिक्षा सत्र जो संघ के भीतर होता है, शिक्षा वर्गों में जो बदलाव किया गया उसका जिक्र तो नहीं करेगा। बताएगा कैसे, किस हिंदुत्व की सोच के तहत हेडगेवार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, किस तरीके से गुरु गोलवलकर ने ऑर्गेनाइजेशनली संगठन के तौर पर पूरे देश में एक संघ को विस्तार दिया, किस तरीके से उसको पॉलिटिकल तौर पर देवरस ने सबसे बड़ा प्रयोग इमरजेंसी के दौर में या जयप्रकाश नारायण को साथ में लाकर किया। तमाम बातों का जिक्र होगा, लेकिन यह आर्टिकल बहुत सारी चीजों को खुद बतला देता है कि दरअसल 75 बरस सरसंघ चालक के हो गए। आपने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, और इसमें पूरी यात्रा का जिक्र किया गया। लेख में इस बात को लेकर किया गया कि दरअसल 1970 के दशक के मध्य में वो प्रचारक बने। संयोग से दोनों की जिंदगी में जन्म का वर्ष एक, महीना भी एक, और उसमें 6 दिन बड़े हैं सरसंघचालक मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से। मनाइए, संघ के भीतर से यह आवाज लगातार गूंज भी रही है, मनाइए। सरसंघचालक भी एक ऐसा आर्टिकल लिखे या कह तो दे, क्योंकि वो अपनी बात से ही फिसल गए। जब वानप्रस्थ और रिटायरमेंट का जिक्र होना था वो फिसल गए। बहुत कम दिन लगे फिसलने में। फिसलने की वजह क्या थी कोई नहीं जानता है, लेकिन परिस्थितियां बहुत सामने इस वक्त खड़ी हुई है। दिल्ली चाहती है कि आप पूरी बहस अध्यक्ष पे केंद्रित कर दें।
संघ चाहता है अध्यक्ष पहले, उसके बाद सत्ता और सरकार। उसने कहा ठीक है, पहले आप अध्यक्ष तो तय कर दीजिए। और अध्यक्ष कैसे तय होगा? इस देश के 36 स्टेट्स के भीतर में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनके जरिए कैसी कौन सी परिस्थिति बनेगी? क्या ये 17 सितंबर को ऐलान हो जाएगा? यह तो सेवा पखवाड़ा है, कोई ऐलान का पखवाड़ा तो है नहीं कि 15 दिनों तक कोई ऐलान हो जाए। फिर भी ठनी हुई है, रार भी है, इकरार भी है और बेकरार भी सब है। होगा क्या? इंतजार 17 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री के 75 बरस, या फिर 25 सितंबर 2025 नेहरू की उम्र के आगे निकलने की परिस्थितियां सत्ता संभालने की बतौर निर्वाचित पीएम, या फिर उससे भी आगे? यह सवाल नहीं है, यह मौजूदा वक्त की सत्ता के प्रति लालसा और उसकी चाह की एक छोटी सी लकीर है जो सब कुछ ध्वस्त करने पर आमादा है। सरसंघचालक मोहन भागवत बचा सकते हैं तो बचा लें। आज जन्मदिन है, बधाई उन्हें तभी मिलेगी जब वो कहेंगे नहीं, निर्णय लेंगे। और ये निर्णय बधाई के साथ 17 सितंबर को भर जाए तो ठीक, अन्यथा हम आप दोनों संघ के 100 बरस पूरे होने का जश्न मनाएंगे, देखेंगे और देखते वक्त ये महसूस भी करेंगे कहां से शुरुआत हुई, कहां आकर खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।